नकुल किसी ज़रूरी काम से जल्दी से कहीं चला जाता है तो सृजा को मौका ही नहीं मिलता बात करने का, जिस वजह से वो सोच में पड़ जाती है। मैं कब से कोशिश कर रही हूँ नकुल से अपनी बात करने की, पर मौका ही नहीं मिल रहा है। पर जल्द से जल्द मुझे उनसे बात करनी ही पड़ेगी, वरना मैं सोच सोच कर पागल हो जाऊँगी। रिधान अपने कमरे में परेशान सा बैठा था। कुछ सोचकर वो अपने डैड के कमरे में जाता है और दरवाजे पर नॉक करता है। अंदर से मिस्टर राजीव की आवाज़ आती है, अंदर आ जाओ। रिधान अंदर आता है तो राजीव जी उससे कहते हैं, तुम क्यों नॉक कर रहे थे? तुम्हें मना थोड़ी है अंदर आना, ऐसे ही आ जाते। मना थोड़ी करता। रिधान गंभीर होकर, क्या पता आपका कोई राज देख लूँ जो आप बताना ना चाहते हो, इसलिए नॉक करके आया हूँ। मिस्टर राजीव, ये क्या कहना चाह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आया। खैर छोड़ो, बताओ कुछ काम था क्या या कुछ चाहिए था? रिदान, नो डैड, बस कुछ पूछना था। आपको पता है क्या मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था? वो मतलब आजकल मुझे कुछ धुंधला धुंधला दिखता है और कोई लड़की भी दिखती है जिसके साथ शायद मैं बहुत खुश था। आप जानते हो क्या? राजीव जी का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है, जो साफ नज़र आ रहा था उनके चेहरे से। वो हड़बड़ाते हुए कहते हैं, मुझे मुझे नहीं पता। कुछ और लड़की कोई नहीं थी ऐसी? ऐसे ही सोच रहे होगे तुम। रिधान उनके चेहरे को देखते हुए, सच में डैड ऐसा ही है ना? आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? मिस्टर राजीव ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए, नहीं, मुझे क्या होगा, सब ठीक है। ज़्यादा मत सोचो तुम। अब तुम्हारी ज़िंदगी में छवि है तो बस उसके बारे में ही सोचो। अगले महीने तुम्हारी शादी है उससे। रिदान सिर हिला देता है और अपनी जगह से उठ जाता है। फिर अपने डैड से कहता है, वैसे किसी न किसी को तो कुछ पता होगा। अगर मेरे एक्सीडेंट में किसी का हाथ हुआ ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो। चलिए आप करिए, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। रिदान बाहर चला जाता है तो मिस्टर राजीव खुद से बड़बड़ाने लगते हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिदान को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ज़रूर वो लड़की इसके सामने आई, इसीलिए उसको ये सब याद आ रहा है। इस लड़की को अपने रास्ते से हटाना ही पड़ेगा मुझे, और कोई रास्ता नहीं है, वरना मेरा बेटा फिर से मुझसे दूर हो जाएगा। रिदान कमरे से बाहर आकर खुद से कहता है, डैड, आपकी घबराहट ने बता दिया कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है। पर अब कुछ गलत मत करिएगा, कहीं ऐसा ना हो मैं आपके साथ एक छत के नीचे रहना बर्दाश्त ही ना कर पाऊँ। मिस्टर राजीव हड़बड़ाते हुए किसी को कॉल लगाते हैं और कहते हैं, उस लड़की को मेरे रास्ते से हटा दो, मेरे लिए मुसीबत पैदा कर रही है वो। सामने से आवाज़ आती है, जी बॉस, जैसा आप कहें। रिदान ऑफिस चला जाता है और मिस्टर राजीव सजा को रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगते हैं। सजा अकेले बोर हो रही थी। कुछ देर वो विधि से बात कर लेती है, पर विधि भी काम करने चली जाती है तो उसे बहुत बोरियत होती है। वो नकुल को कॉल करने का सोचती है और अपने कमरे से फ़ोन लाकर उसे कॉल करती है, पर नकुल कॉल ही नहीं रिसीव करता है। सजा, पता नहीं इतना कहाँ बिजी है, सुबह भी जल्दी चला गया और अब फ़ोन भी नहीं उठा रहा। क्या करूं? अब बोरियत होने लगी है। मैं तो ऐसे घर पर नहीं रह पाऊंगी, कोई जॉब ढूंढ लेती हूँ, वैसे भी आगे काम आएगा। यह सोचकर वो अपने फ़ोन में घुस जाती है और अपने लिए एक अच्छी जॉब ढूंढने लगती है। काफ़ी देर तक वो इसी में लगी रहती है, टाइम का पता ही नहीं चलता। विधि जब उससे लंच के लिए कहती है तब जाकर उसे टाइम का एहसास होता है। वो एक बार और नकुल को कॉल करती है पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। सरजा गुस्से में फ़ोन पटक देती है और खाना खाने चली जाती है। थोड़ा सा खाने के बाद उसका मन ही नहीं होता तो वो अपने रूम में चली जाती है। बेड पर बैठी वो नकुल का कॉल क्यों नहीं लगा यही सोचती रहती है और ख़ुद में बड़बड़ाती है, जब उठाना ही नहीं होता तो ये लोग फ़ोन रखते ही क्यों हैं? लेकिन मुझे क्या, मैं क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में? वो कॉल नहीं उठा रहा तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? इतना बोलकर वो पेट के बल लेट जाती है और तकिए को अपने सिर पर मारकर कहती है, सरजा तू पागल हो गई है, तुझे क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है वो फ़ोन उठाए या नहीं? तू कौन सा उसकी सच में बीवी है? वो बेड पर लेटी खुद ही से सवाल कर रही थी और खुद ही जवाब दे रही थी, या ये कह सकते हैं खुद को ही समझा रही थी। नकुल कृष के साथ शहर से बाहर एक जगह पर आया था। वो वहाँ पर ज़मीन देख रहा था जो वो खरीदना चाहता था, पर उसके चेहरा देखकर पता चल रहा था उसे यह ज़मीन कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी। वो कृष से कहता है, तुझे क्या लगता है यह ज़मीन सही रहेगी कंस्ट्रक्शन के लिए? कृष, कुछ ठीक
लग तो नहीं रही। अच्छा हुआ आपने इन्वेस्ट करने से पहले आकर देख लिया। तभी वो आदमी हमें ज़मीन दिखाने में ना नुकर कर रहा था। वो तो मैंने सोर्सेज से पता किया है। कुछ खास नहीं है, ये ज़मीन डील कैंसिल कर दे। वैसे भी अभी कौन सा पैसे दिए हैं। नकुल, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। रुक, अभी फ़ोन करके तुरंत ही मना करता हूँ। वो फ़ोन निकालता है तो वहाँ नेटवर्क ही नहीं था। क्रस कहता है, चल बाद में फ़ोन कर लेना, अभी हम निकलते हैं, नहीं तो पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी। नकुल सर हिला देता है। क्रश ड्राइविंग सीट पर बैठता है और शहर की तरफ कार मोड़ लेता है। नकुल किसी को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था पर कॉल लग ही नहीं रहा था। क्रस उसकी हरकतें नोटिस कर रहा था। क्रस, बोला तो है ना बाद में ट्राई कर लेना कॉल, यहाँ नेटवर्क कहाँ आ रहा है। नकुल, अरे वो सरजा की मिस कॉल पड़ी थी, उसी को ट्राई कर रहा था। परेशान हो रही होगी, उसे बताया ही नहीं था, अचानक से ऐसे ही आ गया मैं। अब कॉल भी नहीं लग रहा है ना। क्रस यह सुनकर मुस्कुरा देता है तो नकुल उसे घूरते हुए कहता है, क्या है, क्यों मुस्कुराए चला जा रहा है। आजकल तू कुछ ज़्यादा ही मुस्कुराता है, कहीं मुँह ना तोड़ दूँ मैं तेरा। क्रस, वाह मैं मुस्कुरा रहा हूँ तो वो भी गलत, और जो तू खुद प्यार में पड़ गया उसका कुछ नहीं। खुद को देख पहले, कैसे सरजा का नाम आते ही आंखें चमक जाती हैं। नकुल बिना कुछ कहे दूसरी तरफ देखने लगता है। सरजा दवाइयों की वजह से कुछ देर के लिए सो जाती है। शाम को उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। उसका सिर काफ़ी भारी लग रहा था। वो नीचे आती है और ख़ुद के लिए कॉफ़ी बनाने लगती है। कॉफ़ी पीने के बाद वो पूरे घर में इधर से उधर भटकने लगती है। उसकी नज़र हॉल के साइड में बने एक दरवाजे की तरफ जाती है जो ऐसे ही बस बंद था। सरजा उसे खोलकर अंदर जाती है तो अंदर छोटा सा बार जैसा बना था, मतलब वहाँ अलग अलग तरह की ड्रिंक्स रखी हुई थी। सरजा ने वैसे कभी ड्रिंक्स नहीं की थी। वो बॉटल्स को उठाकर देखने लगती है और ख़ुद से कहती है, थोड़ी सी टेस्ट कर लूँ क्या, शायद सिर दर्द ठीक हो जाए। इतना बोलकर वो बोतल खोलती है और ऐसे ही पी जाती है। पीने के बाद वो इतना गंदा मुंह बनाती है कि कोई भी उसे देखकर हंसने लगे, पर फिर भी वो थोड़ी और पी जाती है। ऐसे करते करते उसने काफ़ी ड्रिंक कर ली थी। पहली बार की वजह से उसे नशा कुछ ज़्यादा ही होने लगता है। अचानक से उसका सिर घूमने लगता है। वो बोतल वहीं रखकर बाहर लॉन में सोफे पर बैठ जाती है और आंखें खोल बंद करके चारों तरफ देख रही थी। करीब आधे घंटे बाद नकुल आता है तो उसे सरजा वहीं सोफे पर बैठी दिखती है। वो बिना कुछ कहे जाने लगता है, पर सरजा इतनी शांति से बैठी है और उसे देखकर भी कुछ नहीं बोली तो नकुल को कुछ बात खटकती है। वो उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हो। सरजा मुस्कुराकर उसे देखती है और हंसते हुए कहती है, अरे दो दो नकुल, तुम तो एक थे, दो कैसे हो गए। फिर मासूम से मुंह बनाकर बोलती है, अब तुम दोनों मुझे डांटोगे ना। नकुल को समझ में नहीं आता सरजा को क्या हुआ। वो उसके थोड़ा करीब जाता है तो उसे ड्रिंक की स्मेल आती है, तो वो उस दरवाजे की तरफ देखता है और अपना सिर पीट लेता है। नकुल, पागल लड़की, किसने कहा था तुमसे पीने के लिए, कुछ करने से पहले सोच तो लिया करो। नकुल उसे उठाकर कमरे में ले जाता है और फिर जल्दी से अपने कपड़े चेंज करता है और किचन में जाकर नींबू पानी बनाने लगता है। वो गिलास लेकर सरजा के कमरे में जाता है जो उदास सी खिड़की के पास खड़ी थी। नकुल, अभी तो इतना हंस रही थी, अब उदास क्यों हो गई। अच्छा चलो यह पी लो जल्दी से। सरजा गिलास पर हाथ मार देती है, मुझे नहीं पीना। नकुल संभाल नहीं पाता है और गिलास नीचे गिर जाता है। नकुल ज़मीन पर पड़े गिलास को देखता है और सरजा को गुस्से से घूरता है। सरजा उसका गुस्सा देखकर मासूम सी शक्ल बना लेती है। सॉरी, गलती से हुआ। नकुल लंबी सांस लेकर गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा देता है। सरजा कुछ देर उसे देखती है और फिर रोना शुरू कर देती है। नकुल हैरानी से उसे देखने लगता है। सरजा आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखती है और रोते हुए कुछ बोलने लगती है। नकुल को उसकी बात ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी, पर जब उसने ध्यान से सुना और समझा तो वो उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। लेकिन अगले ही पल उसने सरजा को खींचकर गले से लगा लिया और उसका सिर सहलाते हुए कहने लगा, चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, कोई कुछ नहीं कहेगा, अब सो जाओ अच्छे बच्चे की तरह। सरजा, पक्का कोई कुछ नहीं कहेगा। नकुल मुस्कुराकर, पक्का प्रॉमिस, कोई कुछ नहीं कहेगा।
मैं हूँ ना, चलो लेट जाओ। सृजा से हिलाती है और उसका हाथ पकड़कर लेट जाती है, पर उसे नींद नहीं आती। नकुल उसकी बगल में बैठकर उसका सिर सहलाता रहता है और खुद किसी सोच में डूब जाता है। सृजा एकटक नकुल के चेहरे को देखती रहती है, लेकिन नकुल तो न जाने क्या सोच रहा था। अगली सुबह नकुल अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था, पर उसके दिमाग में कल की बात चल रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो उठाकर बोलता है, हाँ राज, कुछ काम था क्या? राज साहब, आज हम काम पर नहीं आ पाएंगे, कुछ ज़रूरी काम है, तो हमने यही बताने के लिए फ़ोन किया था। नकुल, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कर लो अपना काम। राज जी साहब बोलकर कॉल कट कर देता है। उसके सामने उसकी माँ बीमार सी लेटी हुई थी। वो उन्हें संभाल कर उठाता है और बाहर खड़े ऑटो में बैठकर हॉस्पिटल चला जाता है। उसके जाते ही एक आदमी दीवार के पीछे से बाहर आता है और किसी को कॉल करके कहता है, बॉस, जैसा आपने कहा था गार्ड पर नज़र रखकर उसको भटकाने की कोशिश करें, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। वो आज खुद काम पर नहीं गया। मौका अच्छा है, आज ही लड़की को उठा लें। सामने से मिस्टर राजीव की आवाज़ आती है। अच्छी बात है, ध्यान से करना काम, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आदमी, जी बॉस, हम अभी उसके घर के लिए निकलते हैं। कॉल कट जाती है। वो आदमी अपने साथियों के पास जाता है और वैन में बैठकर सृजा के घर की तरफ चलने के लिए कहता है। सृजा उठती है और फ्रेश होकर नीचे आ जाती है। फिर किचन में काम कर रही कुक से बोलकर अपने लिए कड़क चाय बनवाती है। नकुल भी नीचे आता है और उसके सामने बैठकर उसे घूरने लगता है। सृजा उसे नज़रअंदाज करती रहती है, पर नकुल अपनी नज़र नहीं हटाता। तो वो चिढ़कर कहती है, क्या है, क्यों घूरे जा रहे हो इतनी देर से? नकुल, कल क्या कांड किया है तुमने? पता नहीं है क्या जो ऐसा सवाल कर रही हो? अब बताओ, क्यों गई उधर जब दरवाज़ा बंद था? सृजा हिचकिचाते हुए बोर हो रही थी, तो सोचा घर में ही घूम लूँ। उधर चली गई। फिर सोचा एक बार थोड़ी सी पीकर देखती हूँ कैसी होती है, और उस चक्कर में ज़्यादा पी ली थी। अब घूरना बंद करो, काम करो अपना। नकुल, अब दोबारा वहाँ मत पहुँच जाना, वरना अगली बार मैं नहीं संभालने वाला। घूमती रहना ऐसे ही। सृजा मुँह बनाती है। तब तक उसकी चाय आ जाती है। नकुल लैपटॉप पर काम करते हुए चोर नज़रों से सृजा को ही देख रहा था। सृजा चाय पीती है और मुस्कुराकर कहती है, अब थोड़ा अच्छा लगा। सृजा, मालिक काका आ गए होंगे, मैं थोड़ी देर उनके साथ गार्डन में काम करने जा रही हूँ, वरना यहाँ बैठे बैठे तो बोर हो जाऊँगी। नकुल उसे देखता है पर कुछ कहता नहीं। तो सृजा उसे घूरती हुई बाहर चली जाती है। बाहर गार्डन की देखभाल करने वाले काका पौधों में पानी दे रहे थे। आकर कहती है सृजा उनके पास, काका, मैं कुछ मदद करूं? काका, नहीं बेटा, आप बैठो, मैं कर तो रहा हूँ ना काम, ये मेरा काम है। सृजा बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए, प्लीज़ काका, कुछ तो करने दो, मैं बोर हो रही हूँ। काका हंस पड़ते हैं और कहते हैं, ठीक है, तुम पौधों को पानी दे दो, मैं कटाई कर देता हूँ। सृजा खुश होकर सिर हिला देती है और पानी देने लगती है। वो पेड़ों को देखकर खुश हो रही थी। तभी गेट के पास से आवाज़ आती है, जैसे कोई बुला रहा हो। वो वहाँ जाकर देखती है तो एक आदमी खड़ा था। सृजा जी, आप कौन है और क्या काम है आपको? आदमी जी, वो एक एड्रेस पूछना था, आप बता सकती हैं क्या? सृजा उस आदमी को पूरा स्कैन करती है और मना करते हुए कहती है, सॉरी, मुझे इस एरिया के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप कहीं और जाकर पूछ लीजिए। वो आदमी मुस्कुरा देता है, बताना तो आपको ही पड़ेगा, नहीं तो हम खुद पता कर लेंगे। सृजा उस पर चिल्लाती है, बात करने तक की तो तमीज़ नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। आदमी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसके मुंह पर कपड़ा रख देता है। तब तक काका उसकी आवाज़ सुनकर गेट पर आ चुके थे। वो किसी आदमी को सृजा को ले जाते देखते हैं तो अंदर जाते हुए नकुल को आवाज़ लगाते हैं, साहब, वो बिटिया को कुछ आदमी लोग अपने साथ ले गए, जल्दी चलो। नकुल उनकी आवाज़ सुनकर तेज़ी से आता है और पूछता है, क्या हुआ, कहाँ है सृजा? काका, वो सृजा बिटिया गेट के पास गई थी, कोई बुला रहा था। फिर अगले ही पल उसके चिल्लाने की आवाज़ आई तो मैं देखने गया, वहाँ कोई आदमी उसे पकड़कर वैन में ले जा रहा था। नकुल, सिट, आपने देखा वो किस तरफ गए हैं या उनकी वैन का नंबर कुछ भी देखा? काका एक तरफ इशारा करके कहते हैं, वो लोग उस तरफ गए हैं, लेकिन नंबर तो हम नहीं देख पाए। नकुल, ठीक है, आप बैठिए, मैं जाता हूँ पता करने। गेट बंद कर लीजिए, कोई भी आए गेट मत खोलना आप।
काका सिर हिला देते हैं। नकुल अपनी कार निकालता है और क्रस को कॉल करते हुए कहता है, क्रस जल्दी पास के पुलिस स्टेशन आ जा, इमरजेंसी है। वो तेज़ी से पुलिस स्टेशन जाता है। तुरंत ही क्रस भी आ जाता है तो नकुल उसे सारी बात बता देता है और पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाता है। वो लोग तुरंत ही अपने सबसे काबिल ऑफिसर्स को सृजा को ढूंढने में लगा देते हैं। नकुल वापस से कार में आता है और कुछ सोचने लगता है। क्रस उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, क्या बात है, क्या सोच रहा है? नकुल, मुझे मिस्टर राजीव पर ही शक हो रहा है। उनके अलावा सृजा की दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन अब सृजा रिधान की लाइफ से जा चुकी है तो वो क्यों ही करेंगे ऐसा कुछ? कौन हो सकता है, समझ नहीं आ रहा। क्रस, रिधान को कॉल करके पूछ, मिस्टर कपूर उसके साथ है या कहीं गए हुए हैं। नकुल सिर हिलाता है और रिधान को कॉल लगाता है। रिधान ने उसे अपना कार्ड दिया था, इसलिए नकुल के पास उसका नंबर था। 2 रिंग्स जाने के बाद ही रिधान कॉल उठा लेता है। नकुल बिना इधर उधर की बात किए उससे कहता है, रिधान, मैं नकुल बोल रहा हूँ, क्या मिस्टर कपूर तुम्हारे साथ हैं? रिधान, हाँ, मतलब है तो नहीं, पर अभी यहीं ऑफिस में मेरे साथ बैठकर प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे थे, पर उन्हें किसी का कॉल आया तो वो निकल गए। लेकिन हुआ क्या है, तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? नकुल, सृजा का किसी ने किडनैप किया है और अगर इसमें मिस्टर कपूर का हाथ हुआ ना तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं सृजा जैसा नहीं हूँ जो अपने दुश्मनों को भी माफ़ करता रहे। मैं उनको साफ करने पर बिलीव करता हूँ। तुम्हें पता चले वो कहाँ है तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना। रिधान, वेट, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा वो इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अब उनकी हरकतों से वाकिफ़ हूँ मैं। उनका कार का सिस्टम मेरे फ़ोन से कनेक्ट है, तो मैं अभी लोकेशन चेक करके तुम्हें फॉरवर्ड करता हूँ। नकुल, ठीक है, जो करना है जल्दी करो। सृजा को कुछ हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। रिधान कॉल कट करके तेज़ी से फ़ोन में कुछ चेक करने लगता है। उसे अपने फ़ोन में एक कार की लोकेशन दिखने लगती है। वो तुरंत ही नकुल को वो लोकेशन सेंड करता है। नकुल क्रस को फ़ोन पकड़ा देता है और उससे कहता है, रास्ता बताते रहना और इंस्पेक्टर को लोकेशन सेंड करके वहाँ पर चेक करने के लिए बोल। क्रस वही करता है जो नकुल उससे बोला। नकुल फुल स्पीड में गाड़ी चलाता है। गुस्सा और चिंता दोनों ही उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रहे थे। सृजा की आंखों पर पट्टी बंधी थी, साथ ही उसके हाथ भी बंधे थे। 2 आदमी उसे पकड़कर वैन से बाहर निकालते हैं और एक जगह खड़ा कर देते हैं। तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ पड़ती है, तेरी वजह से जीना मुश्किल हो रहा है मेरा, तो सोचा तुझे ही ख़त्म कर दूं। सृजा कोई आवाज़ जानी पहचानी लगती है, पर वो समझ नहीं पाती कि कौन है। क्रस नकुल के साथ आ रहा था। वो जहाँ कार रुकती है वहाँ की लोकेशन देखकर कहता है, यह राजीव कपूर बीच पर क्यों गया है? अगर उसे सृजा को किडनैप करके लेकर जाना था तो कहीं सुनसान जगह ले जाना चाहिए। कहीं हम फालतू में ही उस पर शक तो नहीं कर रहे हैं ना? नकुल, अब जो भी हो, जा रहे हैं तो एक बार देखना तो पड़ेगा कि सृजा वहाँ है कि नहीं। उधर वो आदमी सृजा की आंखों से पट्टी हटा देता है तो सृजा सामने खड़े आदमी को देखकर पहचानने की कोशिश करने लगती है। वो आदमी हंसते हुए उसके पास आता है और कहता है, क्या बात है, पहचान नहीं पाई मुझे? चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। मैं राजीव कपूर, तुम्हारे पुराने आशिक का बाप। लेकिन मानना पड़ेगा तुझे, नया आशिक फंसा लिया। सृजा हैरानी से उन्हें देखने लगती है और कहती है, आप जैसे लोगों की ना सोच ही खराब होती है। सबको अपने जैसा समझते हैं। मुझे कम पैसों में भी जीना आता है। प्यार करती थी इसलिए उसके साथ थी, पर अब छवि उसकी ज़िंदगी में आ गई है तो मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? राजीव कपूर आगे बढ़कर उसके बाल खींचते हुए कहता है, तेरी वजह से वो फिर से मुझसे दूर हो रहा है। उसे सब याद आने लगा है और अगर ऐसा हुआ तो वो चला जाएगा। जब तक तुम उसके सामने आती रहोगी वो याद करने की कोशिश करता रहेगा। तो अच्छा यही है कि तुझे ही रास्ते से हटा दें। दर्द की वजह से सृजा की आंखें बंद हो जाती हैं। मिस्टर राजीव उसे छोड़ देते हैं और उसके सिर पर गन रखकर कहते हैं, मार कर तुझे यहीं समुद्र में फेंक दूंगा, कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा। गन देख कर भी सृजा के चेहरे पर डर नाम की चीज़ नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए कहती है, गलत फहमी है आपकी, नकुल मुझे बचाने आ ही जाएगा, देख लीजिएगा। राजीव जी उसकी मुस्कान देखकर आग बबूला हो जाते हैं और उसे घसीटते हुए किनारे तक ले जाते हैं और चीख कर कहते हैं, कहाँ है तेरा नकुल, दिख नहीं रहा मुझे। तभी पीछे से आवाज़ आती है, आपने याद किया तो मैं आ गया। राजीव जी हड़बड़ाकर पीछे देखते हैं
तो सामने नकुल खड़ा था। वो अपने आदमियों से इशारा करके उसको पकड़ने के लिए कहते हैं। 2 आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं तो पीछे से कृष भी आ जाता है और दोनों लोग एक एक आदमी को संभाल लेते हैं। अपने आदमियों को ऐसे पिटते देखकर राजीव जी हड़बड़ा जाते हैं और सजा के सिर पर गन रखकर उन दोनों से कहते हैं, रुक जाओ वरना मैं इस लड़की को मार दूंगा। कृष और नकुल तुरंत रुक जाते हैं तो बाकी के आदमी उन्हें जल्दी से पकड़ लेते हैं। यह देख राजीव जी हंसने लगते हैं और उनसे कहते हैं, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं वरना तुम दोनों को भी इसी के साथ यहीं फेंक दूंगा। नकुल उसे गुस्से में घूरने लगता है और चीखते हुए कहता है, अगर मेरी सजा को कुछ हुआ ना तो जिंदा नहीं बचोगे तुम। आखिर और कितना गिरोगे मिस्टर राजीव? कहीं ऐसा ना हो आपके बेटे को आपकी करतूत पता चल गई हो। सरजा तो बस नकुल के मुँह से मेरी सजा सुनकर उसकी तरफ हैरानी से देखती रहती है। उसे कहीं ना कहीं यह सुनकर अच्छा लगा था, पर क्यों यह उसे नहीं समझ आया था। राजीव जी गन का ट्रिगर दबाने ही वाले होते हैं कि दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, रुक जाइए डैड। राजीव जी हैरानी से उधर देखने लगते हैं जहाँ रिधान और उसके साथ पुलिस वाले खड़े थे। राजीव जी की पकड़ सरजा पर से छूट जाती है। नकुल इसी बात का फ़ायदा उठाता है और जो आदमी उसे पकड़े था उसे धक्का देकर सरजा को अपने पास खींच लेता है और उसके चेहरे पर हाथ रखकर पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? सरजा सिर हिला देती है। रिधान अपने डैड के पास जाता है और उन्हें देखते हुए कहता है, और कितना गिरेंगे डैड? आपका सच मुझे पता चल चुका था, तभी आपसे बात करने आया था मैं, पर आप कुछ नहीं बोले उस समय। बस मैं यही बात सोच रहा था कि बस आप कुछ और बुरा ना करें, पर आपने मुझे गलत साबित कर दिया। अरे नफ़रत में इतना क्या अंधा होना कि आपको अपने बेटे की भी चिंता नहीं हुई और अब सरजा को तकलीफ़ ही दिए जा रहे हैं। राजीव जी, बेटा यह सब मैं तेरे लिए कर रहा था, ये लड़की बस तेरा फ़ायदा उठा रही थी। रिदान, रहने दीजिए डैड, सच जानता हूँ मैं। फ़ायदा वो नहीं आप उठा रहे थे, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मुझे छवि के साथ शादी करने के लिए कह रहे थे। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि छवि इतनी समझदार है और सब समझती है। अब बहुत हुआ, आपको आपके गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलेगी, तब बढ़ाते रहिएगा आप अपना बिजनेस। राजीव जी उसके आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं, पर रिदान उनकी तरफ नहीं देखता। इंस्पेक्टर से कहता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो, आप ले जाइए इन्हें और इनके गुनाहों की सज़ा दीजिए, वरना ना जाने कितने लोगों की जान को खतरा हो जाएगा। इंस्पेक्टर सिर हिलाते हैं और हवलदारों को इशारा करते हैं। वो आगे बढ़कर मिस्टर राजीव के हाथों में हथकड़ी पहनाते हैं और उन्हें ले जाने लगते हैं। वो रिधान को कई आवाज़ें लगाते हैं, पर रिधान जानबूझकर अनसुना करता रहता है। उनके जाने के बाद वो सरजा के पास आता है और सिर झुकाकर उससे कहता है, माफ़ करना, मेरे डैड की वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा, पर अब ऐसा नहीं होगा। भले वो मेरे डैड हैं, पर उन्होंने गलती नहीं गुनाह किया है, जिसकी सज़ा मिलना ज़रूरी है। सरजा, कोई बात नहीं, जो होना था हो चुका है, तुम अपने आप को दोषी मत समझो। रिधान मुस्कुराने लगता है, सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। नकुल को अकेला मत छोड़ना, तुम दोनों ही एक दूसरे को संभाल सकते हो। अब मैं चलता हूँ, छवि भी इंतज़ार कर रही होगी। वो दोनों सिर हिला देते हैं। रिधान जाने लगता है, पर वो एक बार मुड़कर उन्हें देखता है और अपने मन में कहता है, सरजा तुम्हारे लिए मैं नहीं, नकुल ही सही है। वो तुम्हें बेहद प्यार करता है, जो उसकी आंखों में दिखता है। भगवान तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। वो वहाँ से चला जाता है। कृष्ण नकुल से कहता है, तुम कार में सरजा के साथ निकल जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाकर फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। नकुल सिर हिला देता है और सरजा का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। कृष्ण उन्हें देखकर मुस्कुरा देता है और खुद भी निकल जाता है। सरजा और नकुल दोनों हॉल में बैठे थे। दोनों के बीच खामोशी पसरी हुई थी। नकुल खामोशी तोड़ते हुए कहता है, अगर कुछ हो जाता तुम्हें तो मैं क्या करता? ऐसे बिना किसी को जाने क्यों गई गेट के पास देखने? सरजा, मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ होगा। खैर वो सब छोड़ो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ इस बार टोकना मत, बहुत सीरियस बात है। मुझे जिया के बारे में कुछ बताना है तुम्हें। नकुल, शायद मैं जानता हूँ कि तुम क्या बताना चाहती हो। खैर बताओ, मैं पक्का कुछ नहीं बोलूँगा बीच में। सरजा सिर हिला देती है और कहती है, तुम जब नशे में थे तब तुमने मुझसे कहा था कि मैंने जिया को मारा है, जो सरासर गलत है। मैंने कुछ नहीं किया है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं।
नकुल उठकर उसके पास आ जाता है और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है, अगर तुम रोना बंद करोगी तभी मैं सुनूंगा, वरना मुझे नहीं जानना कुछ। सरजा अपने आंसू पोंछ लेती है। सुनना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि यह बात तुमसे ही रिलेटेड है। अब तक तुम मुझे गलत समझ रहे थे कि मैं खूनी हूँ, और अब मैं समझ गई हूँ तुमने मुझे सज़ा देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। सरजा ऐसा बोलते हुए पिछली यादों में खो जाती है और नकुल को पूरी बात बताने लगती है। पहले वो उतनी बात बताती है जितना वो खुद पहले सोच रही थी। रिधान से मिलना, प्यार का इजहार, उसका घर छोड़ना और फिर अचानक से बिजनेस का लॉस में जाना। सरजा बिजनेस लॉस में था, जिया ने उसकी मदद की तो हम दोनों ही उसके शुक्रगुजार थे, पर उसके मदद करने के पीछे कुछ और ही राज था। हमें उसके बारे में कुछ खास नहीं पता था, बस इतना ही पता था कि वो अपने पापा के साथ रहती है और एक जिद्दी घमंडी लड़की है। वो रिधान को देखते ही उसे पसंद करने लगी थी और कुछ ना कुछ करके उसके करीब आने की कोशिश करती। एक दिन तो हद हो गई, वो रिधान को नशा करवा के न जाने क्या करने चली थी। उसने कई बार मुझ पर जानलेवा हमला करने की भी कोशिश की, पर रिधान हमेशा मुझे बचा लेता है। रिधान ने हजारों बार उसे रोकने की कोशिश की। इस बीच हमें पता चला कि उसके डैड की मौत हो गई है। हमने सोचा अब शायद वो थोड़ा जिम्मेदार हो जाए, पर हम गलत थे। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई। एक दिन धोखे से वो मुझे अपने ही किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर ले गई और मुझे मारने की कोशिश की, पर रिधान को वक्त रहते इस बात का पता चल गया था। वो वहाँ आया पर शायद काफ़ी देर हो चुकी थी। जिया ने मुझे सबसे ऊपरी मंजिल से धक्का देने की कोशिश की, पर उसका पैर खुद कहीं फंस गया और बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो खुद नीचे गिर गई। उसी समय रिदान वहाँ आया और मैंने डरते डरते उसे सारी बात बता दी। मैं नहीं बचा पाई जिया को, पर मेरी गलती नहीं थी। मैंने कुछ नहीं किया था। वो मेरे सामने नीचे गिरी। वो पूरी खून से लथपथ थी, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। उस दिन तक मैं इस सदमे से निकल ही नहीं पाई। मुझे हर वक्त डर लगा रहता कि पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी, पर रिदान ने जिया का अंतिम संस्कार कर दिया है। अपने सोर्सेज से इस केस पर मिट्टी डाल दी। उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था जो उसकी मौत का सच पता करने के लिए केस खुलवाता। उस दिन में मैं यह बात भूल गई। फिर जब तुमने नशे में वो बात कही तो कैसे पता चला जिया तुम्हारी बहन है। मैं खुद बहुत गिल्टी फील कर रही थी। कब से तुम्हें यह सब बताने की कोशिश कर रही थी, पर मौका ही नहीं मिल रहा था। अपनी बात ख़त्म करते ही वो रोने लगती है और सिसकते हुए कहती है, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। जो हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। जो कैसे और क्यों हुआ पता नहीं। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया है। नकुल उसको अपने सीने से लगा लेता है। मुझे सब पता था, तुमने नशे में यही सब बोला था। हाँ, ठीक से समझ नहीं आया था, पर मैं समझ गया था। यह सब एक एक्सीडेंट है, किसी की गलती नहीं थी इसमें। अब खुद को दोष देना बंद करो। जिया ने ना जाने कितने लोगों के साथ गलत किया, तो कर्मा तो उसे सज़ा देगा ही ना। तो समझ लो उसी वजह से उसकी मौत हुई है। मुझे उसके खास आदमियों से पता चला ये तुमने किया है। मैंने भी बिना किसी जांच पड़ताल के उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और तुमसे बदला लेने के बारे में सोचने लगा। लेकिन जब तुमने उस दिन नशे में यह सब बोला तो मैं सोच में पड़ गया और मैंने उन लोगों से बात की जो उस समय कंपनी में थे या कभी उन्होंने जिया के साथ काम किया, और सबसे एक ही बात पता चली कि जिया को जो चाहिए होता था उसके लिए वो सारी हदें पार कर देती थी और उसने बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया था। मुझे माफ़ कर देना। बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया और तुम्हें मजबूर करके रिदान से दूर किया और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए कहा। आई एम रियली सॉरी। हो सके तो माफ़ कर देना। सजा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने अपनी बहन के प्यार के लिए ये सब किया, और रही बात रिदान से अलग होने की, तो उसका साथ शायद मेरी किस्मत में ही नहीं था। वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतनी चीज़ें नहीं होती तो शायद तुम नहीं मिलते मुझे। तुम सच में बहुत अच्छे हो। नकुल मुस्कुरा देता है और प्यार से उसकी तरफ देखने लगता है। सजा उसके इस तरह देखने से थोड़ा असहज हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। नकुल हंसकर अपने बालों में हाथ फेरता है और अपने कमरे में चला जाता है। रिदान भी घर पहुंचकर छवि को सब कुछ बता देता है। छवि सजा के लिए थोड़ा परेशान हो जाती है और उसे कॉल करती है। सजा अपने कमरे में बैठी नकुल की हरकतों के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही थी। तभी उसका फ़ोन बजता है। वो कॉल रिसीव करती है तो छवि तुरंत उससे पूछती है, सजा तुम ठीक तो हो ना?
कोई चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? मैं भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, हमारी वजह से तुम्हें इतना झेलना पड़ा। सृजा, अरे बस रुक जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। नकुल सही टाइम पर आ गए थे और रिधान ने भी सब संभाल लिया। छवि, सच में नकुल तुमसे बहुत प्यार करता है, उसकी आंखों में दिखता है। सृजा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग बस दोस्त हैं और कुछ नहीं। छवि, यह झूठ तुम मुझसे बोल रही हो या खुद से? मुझे नहीं पता तुम दोनों के रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई, पर अब जो है वो प्यार है। कभी सोचना आखिर नकुल तुम्हारे लिए इतना कुछ क्यों कर जाता है? तुम्हें दर्द में देखकर वो क्यों भड़क जाता है? तुम्हें उसका प्यार नज़र आ जाएगा। चलो अपना ध्यान रखना, मैं फ़ोन रखती हूँ। और मैंने जो कहा है उसे भी सोचना। सृजा हाँ बोलकर कॉल कट कर देती है। छवि की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। वो सिर झटकती है और अपना सामान समेटने लगती है। धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था। सृजा घर में बोर होती थी, इसलिए उसने नकुल से जॉब की बात कही। नकुल ने उसे अपना ऑफिस ज्वाइन करने के लिए बोला। पहले तो सृजा मना करती रही, पर फिर वो भी मान गई और नकुल के साथ ही ऑफिस जाती। कृष अभी भी अपने ही काम में लगा था। काफ़ी दिन बीत चुके थे, सबकी ज़िंदगी का बड़ा तूफान ख़त्म हो चुका था। आज सृजा और नकुल तैयार होकर द स्काई लाइन लॉन में पहुंच जाते हैं, जहां आज रिधान और छवि की शादी थी। सृजा अब रिधान को पूरी तरह भूल चुकी थी, क्योंकि अब वो किसी और का था। रिधान के सामने रहने या न रहने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो दोनों जाकर दूल्हा दुल्हन से मिलते हैं और उन्हें गिफ्ट्स के साथ साथ बहुत सारी शुभकामनाएं भी देते हैं। रिधान और छवि दोनों ही उनको यहाँ देखकर बहुत खुश थे। छवि तो इतनी खुश थी, तुरंत ही सृजा के गले लग जाती है। वो लोग पूरी शादी अटेंड करते हैं। नकुल बार बार सृजा की तरफ ही देखे जा रहा था, जो सृजा ने नोटिस किया था। उसे एहसास था नकुल की फीलिंग्स का, पर वो नकुल के इजहार का इंतज़ार कर रही थी। विदाई के बाद वो दोनों भी घर चले जाते हैं। उन दोनों में अब भी छोटे मोटे झगड़े होते थे, पर मीठी नोक झोंक तो सब रिश्तों में होती है। 8 महीने बाद आज नकुल बेहद खुश था। वो सृजा के पास जाता है और उसे एक ड्रेस देकर तैयार होने के लिए कहता है। सृजा उससे बार बार पूछती है कहाँ जाना है, पर नकुल कुछ नहीं बताता, बस सरप्राइज़ कहकर बात टाल देता है। वो अपने कमरे में जाकर खुद भी तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद सृजा तैयार होकर आती है। ब्लैक कलर की डिजाइनर गाउन, खुले बाल, होठों पर लाल लिपस्टिक, हल्का मेकअप। नकुल उसे देखकर अपने सीने पर हाथ रख लेता है, तो सृजा मुस्कुराकर सिर झुका लेती है। वो आगे आकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। सृजा उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है और कहती है, ये क्या कर रहे हो? मैं गिर गई तो? नकुल, भरोसा रखो मुझ पर, कुछ नहीं होने दूंगा। सृजा उसी के साथ चलने लगती है। नकुल उसे कार में बैठाता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। रास्ते भर में सृजा हजारों बार पूछ चुकी थी कहाँ जा रहे हैं, पर नकुल कोई जवाब नहीं देता। कुछ देर में वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं। नकुल संभाल कर सृजा को बाहर निकालता है और थोड़ा आगे चलने के बाद उसकी पट्टी खोल देता है। सृजा हैरानी से चारों ओर देखती है और मुंह पर अपना हाथ रख लेती है। समुद्र से कुछ दूर नकुल ने उसके लिए बहुत खूबसूरत सजावट की थी। रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में विल यू मैरी मी लिखा था और उसे अलग अलग मोमबत्तियों से सजाया हुआ था, जो अलग ही चमक रहा था। और सामने नकुल घुटनों के बल अंगूठी लिए उसके सामने बैठा था। इतनी खूबसूरत सजावट देखकर सृजा की आंखें नम हो जाती हैं। वो सिर हिलाकर अपना हाथ आगे बढ़ा देती है, तो नकुल मुस्कुराकर उसे रिंग पहना देता है और उठकर उसके गले लग जाता है। दोनों का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाला रिश्ता अब रियल में बनने वाला था। दोनों समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं, जहाँ पानी में चांद का अक्स नजर आ रहा था। सृजा ने नकुल के कंधे पर अपना सिर रखा हुआ था। वो उससे कहती है, थैंक यू सो मच इतना प्यारा सरप्राइज़ देने के लिए। नकुल, थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। तुमने मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत जो बना दिया है। पता नहीं कब तुमसे बदला लेने के चक्कर में प्यार हो गया, लेकिन जो भी, सब कुछ बहुत अच्छा था। सृजा, हाँ, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में दोबारा प्यार दस्तक देगा, पर तुमने मेरी सोच को गलत साबित कर दिया और मेरे लिए ना जाने क्या क्या किया। नफ़रत करती थी तुमसे, पर जब तुम्हें समझा तो पता चला तुम कितने अच्छे हो। नकुल, कभी सोचा नहीं था यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सफ़र इतना खूबसूरत होगा। अब यह कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है, तो तुम्हें मुझसे पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करनी होगी। फिर तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी। सृजा मुस्कुराते उसकी आंखों में देखकर कहती है, मैं तो कब से तुम्हारी ही हूँ।
नकुल उसके करीब आता है और उसके माथे पर अपने होंठ रख देता है। इस एहसास से सृजा की आंखें बंद हो जाती हैं और होंठों पर मुस्कान तर जाती है। आज उनके प्यार का साक्षी है समुद्र और चांद बने हुए थे। वहीं सृजा और नकुल अपने आने वाले खूबसूरत कल के ख्वाबों में खो जाते हैं। दी एंड।